नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे तक हम दोनों आपको ताजी खबरें और उससे जुड़ी अपडेट दिखाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। हर बड़ी खबर पर निगाहें डालेंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में कुछ अहम खबरें देख लेते हैं। एटीएस पूछताछ में एबीपी न्यूज से बोली सीमा हैदर, कहा पाकिस्तान वापस गई तो मार दी जाऊंगी, वहां मौत के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान में परिवार को लेकर भी सीमा हैदर का पहली बार खुलासा, कहा मेरे पैदा होने से पहले चाचा पाकिस्तान की सेना में। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर का दावा, बोली मोहब्बत में भारत आई यही सच्चाई। सीमा हैदर ने सचिन और अपनी शादी को लेकर फिर किया बड़ा दावा, कहा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में की थी शादी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जांच जारी, नोएडा के रबुपुर में सचिन सीमा के घर पर पुलिस मौजूद। नेपाल के सांसद उपेंद्र यादव का सीमा हैदर पर बड़ा बयान, बोले सीमा केस में नेपाल भारत की पूरी मदद करेगा, पशुपतिनाथ मंदिर में मुस्लिमों को इजाजत नहीं। सीमा हैदर और सचिन के समर्थन में उतरे गांव वाले, कहा सीमा जासूस नहीं, पाकिस्तान जाने पर हो सकती है उसकी हत्या। मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी पर संसद में आज भी हंगामा, मांग मानने के बाद भी विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अड़ा। मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी मामले को लेकर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विपक्षी दलों पर हमला, बोले मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, गृहमंत्री देंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की मंशा पर उठाए सवाल, कहा विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। मणिपुर जा सकते हैं विपक्षी अलायंस इंडिया के नेता, रामगोपाल यादव बोले राज्य में तुरंत लगे राष्ट्रपति शासन। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव का बीएसपी प्रमुख मायावती पर हमला, कहा मायावती को बीजेपी में हो जाना चाहिए शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में आज प्रियंका गांधी की रैली, पिछले 40 दिनों में प्रियंका का मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा। पश्चिम बंगाल के धर्मतला में ममता बनर्जी की मेगा रैली, शहीद दिवस रैली से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस, 4 अगस्त को अगली सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा या नहीं, वाराणसी की जिला कोर्ट आज दे सकती है फैसला, मुस्लिम पक्ष कर रहा है विरोध। अयोध्या में तेजी से हो रहा भव्य राम मंदिर का निर्माण, ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग हुआ पूरा, ट्रस्ट ने जारी की नई तस्वीरें। जयपुर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, सुबह 4:13 पर आया 4.7 तीव्रता का भूकंप। विदेश में सजेगा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार, लंदन में 22 से 29 जुलाई तक कथा का आयोजन। दिल्ली के जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में एक शख्स की बेरहमी से पीट कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोरखपुर में 2 गुटों में मारपीट, रेस्टोरेंट में पेमेंट नहीं करने का आरोप, वकील की ड्रेस में थे आरोपी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में लाखों की अदरक चोरी, चोरों ने 50 बोरी अदरक पर हाथ साफ किया, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जालौन में 2 गुटों में जमकर हुआ पथराव, घटना का वीडियो हुआ वायरल, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान के सीकर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, रामगढ़ के धनबाद में एनकाउंटर में 1 बदमाश ढेर। हैदराबाद पुलिस ने 6 लग्जरी रेसिंग कारों को जब्त कर लिया, तेज रफ्तार से रेस की शिकायत पर कार्रवाई की। और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, वहां पर कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही के दौरान हंगामा हो रहा है। मणिपुर के मामले पर लगातार दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था और एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की, जहां पर मणिपुर मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है। 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया गया था और एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। महोदय
मैं आज के कार्यसूची में अपने नाम में सामने क्रम संख्या 8 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का 44वां, 45वां, 46वां, 47वां और 48वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। With your permission, sir, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 24th of July 2023 will consist of number 1, consideration of any item of the government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the देखिए biological तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में 12 बजे तक कार्रवाई को स्थगित किया गया था। एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामा चल रहा है। वहीं राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन आप देखिए लोकसभा में किस तरीके से बाकायदा जो छोटे छोटे पोस्टर्स हैं वो लहराए जा रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामा चल रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा है, वो बाहर प्रेस के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही चर्चा नहीं चाहता और सिर्फ हंगामा कर रहा है। ये राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि विपक्ष ही चर्चा करना नहीं चाहता है और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले, इसलिए वो हंगामा हो रहा है, इसलिए शोर शराबा हो रहा है और इसलिए कार्यवाही नहीं चल पा रही है। विपक्ष के हंगामे पर अनुराग ठाकुर का भी अब बयान सामने आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि सदन चले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का है यह बयान। सरकार लगातार चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि सदन चले। अनुराग ठाकुर का बयान। जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। संसद के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना हो, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं? यह चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? हम लोग संवेदनशील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा है और चर्चा से। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को आपने सुना और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का भी बयान आया इस हंगामे पर। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को बाधित करने का काम कर रहा है, विपक्ष कार्रवाई होने नहीं देना चाहता। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बयान दिया है कि विपक्ष कार्रवाई को बाधित कर रहा है। चर्चा के लिए जब भी चर्चा के लिए स्पीकर निर्णय करेगा, अगर आज करेगा तो भी आज ये हमने हमारा स्वीकृति दे दिए है। गृह मंत्री जी भी ऑफिशियली बता दिया है कि स्पीकर और चेयरमैन को मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ये पहले इनका डिमांड था चर्चा करो, तो नया नया डिमांड लेके ऐसे बाधित करना, चर्चा को रोकना, बहस को रोकना, ये बिल्कुल गलत है। उधर मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के सख्त तेवर के बीच सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने 2-2 कहा है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। अगर चर्चा होगी तो गृह मंत्री जवाब देंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का यह बयान भी सामने आ गया है कि सरकार चर्चा को तैयार। विपक्ष जो है बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। जो पहले उनका स्टैंड था, जो ऑल पार्टी मीटिंग में उनका जो स्टैंड था कि मणिपुर पे चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष जो बार बार स्टैंड बदल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो इसके लिए सदन में जब चर्चा होगी तो सारी चीज़ें जो भी नोडल मिनिस्ट्री होगी उसके मंत्री उसको एकदम जो जितनी आवश्यक है
वो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा करेंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे, बाद में मंत्री जी, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। तो ये तो एक ठीक प्रक्रिया सी चल रही है, सदन चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन कुछ दल नहीं चाहते कि सदन में चर्चा हो, वो गंभीर नहीं है इस मुद्दे को लेकर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच या प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है और अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरता पूर्वक ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के सांसदों ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उसी पर रिपोर्ट है, देखिए। विपक्ष जहां मणिपुर के मुद्दे पर हमलावर है और सरकार से जवाब मांग रहा है, चर्चा की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है, तो आज संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये है बीजेपी राजस्थान के तमाम सांसद। और यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो ये है कि महिलाओं का अपमान, माताओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने की है और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो सांसद हैं वो जो नारे लगा रहे हैं, महिलाओं पर खुलेआम अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, दलित का लुटता स्वाभिमान नहीं सहेगा राजस्थान, लुटती असमत महिला परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। इस तरीके के यहाँ पर जो लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और जो तमाम सांसद हैं वो एक तरीके से अब हमलावर है राजस्थान सरकार के ऊपर। कल प्रधानमंत्री ने भी जो लगातार जिस तरीके से जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पर भी जो घटनाएं हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, मणिपुर में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई घटना होती है तो उससे क्रोध आता है और उसी का विरोध लगातार किया जा रहा है। तो यहाँ पर है तमाम जो सांसद हैं वो जो कुछ इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि राजस्थान में जो कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और वही संदेश लेकर के यहाँ पर तमाम जो सांसद जुटे हुए हैं। तो ये एक तरीके से बीजेपी ने भी जो है अपना पलटवार किया है, यही बताते हुए कि मणिपुर में तो हो ही रहा है उसको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन राजस्थान में भी अगर कुछ हो रहा है तो उसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़ दिल्ली। तो देखिए, मणिपुर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। और इसलिए सवाल एक दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बरतापूर्ण घटना का नहीं है। सवाल ये है कि पिछले 78 दिन से जो मणिपुर में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, और इसीलिए विपक्ष ने ये मांग की है कि काम रोको प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्यसभा में इस पे चर्चा होनी चाहिए। उधर लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के बाद फिर से स्थगित कर दी गई है। अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। और आगे बढ़ते हुए जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा को बहुत जरूरी बताया। क्या कहा, सुनाते हैं। देखिए, मणिपुर को बर्बाद करने में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार जिम्मेदार है। जब सरकार प्रायोजित हिंसा होती है, सरकार प्रायोजित दंगा होता है, फसाद होता है, तो उसमें न्याय नहीं मिलता।
और यही सब कुछ हुआ मणिपुर के अंदर। 4 मई की घटना है, 18 मई को एफआईआर हुई है और 18 मई की एफआईआर के बाद गिरफ्तारी अब हो रही है। इसका मतलब सरकार इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहित कर रही है, उसका समर्थन कर रही है। और जितना शर्मनाक बयान वहां के निकम्मे सीएम का आया है वो तो और भी शर्मनाक है। वो कह रहा है ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, किस पे कार्रवाई करूं। वो कह रहा है लोग तो वहां मर रहे हैं। जब वहां लोग मर रहे हैं, जब महिलाओं को निवर्स्त करके नंगा करके टहलाया जा रहा है, परेड कराई जा रही है, उनका रेप किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों थे अब तक? और देखिए इन्हीं सियासी प्रतिक्रियाओं के बीच बड़ी खबर यह है कि लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित की गई है। महज 14 मिनट के बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। लोकसभा में जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, मणिपुर को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। पहले 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित की गई थी, उसके बाद 12 बजे एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन महज 13 से 14 मिनट में इसे स्थगित किया गया। और अब जानकारी मिल रही है कि सोमवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। यह बड़ी खबर है। मणिपुर को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही। और उधर प्रमोद तिवारी ने भी अब अपना रुख साफ किया है, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष जो है वो चर्चा नहीं चाहता है। प्रमोद तिवारी ने सरकार को लेकर कहा है, क्या कहा है आपको सुनाते हैं। आप चर्चा से इसलिए कि आपका पाप सामने आ जाएगा। ये घटना विचलित करने वाली है, भारत को शर्मिंदा करने वाली है। अगर मणिपुर की घटना पे जिससे देश आक्रोशित है, वहां बैठे हुए संसद सदस्यों ने अपने मन से व्यथा पीड़ा जो देश की है उसे वहां उजागर नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्म नीति, इस नियम उस नियम, अरे रोको सदन की कार्रवाई, पहले इस पर चर्चा कराओ जिस पे देश व्यथित है, पीड़ित है, उसके बाद बात कर। तो मणिपुर पर सियासी सहमत का खेल लगातार जारी है। हर बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं। एक बड़ी खबर जानिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ में करीब 27 गाड़ियां अभी भी फंस गई हैं। किन्नौर के जिला प्रशासन की ओर से 25 जुलाई तक एडवाइजरी अब जारी कर दी गई है। लोगों को सफर के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। सांगला और निचार में 3 दिन के लिए सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। जिले में बाढ़ से करीब 89 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। ये हम आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार ये कितनी गाड़ियां फंसी हैं। और अब तक जो अनुमान है वो ये है कि 89 करोड़ रुपए का नुकसान इसमें हो चुका है। बारिश के चलते में एक फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसमें काफ़ी हॉर्टिकल्चरल लॉस था, इरिगेशन का, और साथ ही साथ अराउंड 27 व्हीकल्स का उसमें दबने का अनुमान है। बाकी फाइनल आकलन अभी आ रहा है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि 25 तक हमने किन्नौर जिले में एक वेदर अलर्ट जारी किया है, एडवाइजरी है। सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के ध्यान में रखते हुए सांगला और निचार, जहाँ ज़्यादा बारिश है, वहाँ 3 दिन के लिए हमने सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ऐतिहासिक तौर पे बंद कर दिया है। जहाँ तक ओवरऑल लॉस की बात है, तो अभी डिस्ट्रिक्ट में जितना हमारे पास आ गया है, दैट इज अराउंड 88.95 करोड़ अभी तक का। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाकों से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश से रामपुर मंडल की बरौनी खड्ड में बाढ़ आ गई, जिससे नेशनल हाईवे 5 पर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। रामपुर झाकड़ी रोड पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। आप तस्वीरें देखिए, ये सड़क है और सड़क की हालत आप देखिए क्या हो गई है कि यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन एकदम हो ही नहीं सकता है। सड़क के ऊपर से झरने की तरह पानी बह रहा है। और ये तस्वीर है रामपुर मंडल की बरौनी खड्ड की, जहाँ पर बाढ़ आई और इसके बाद नेशनल हाईवे 5 पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ट्रैफिक रुक गया है। रामपुर झाकड़ी रोड पर यातायात ठप हो गया है।
बारिश से देश के कई जो राज्य हैं उसके जो शहर हैं वो आफत की मार झेल रहे हैं। जगह जगह बारिश से नदियां उफान पर हैं। आपको तेलंगाना के भद्राधरी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां गोदावरी नदी उफान पर बह रही है, जिसके चलते भद्राचलम तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। देखिए कैसे बाढ़ का पानी पहुंचा है और उसका जो मीटर है वो लगाया गया है कि आखिर खतरे के निशान से कितना ऊपर तक पहुंचा है ये बाढ़ का पानी, उसको मापने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर कांड को लेकर एक्शन में है महिला आयोग। मणिपुर के डीजीपी मुख्य सचिव को नोटिस भेजा गया है। मणिपुर में महिलाओं के हित की रक्षा हो, ये निर्देश दिए गए हैं महिला आयोग की तरफ से। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने 4 दिन में जवाब मांग लिया है। तो बड़ी खबर मणिपुर की घटना को लेकर है, इसमें एक्शन में है महिला आयोग। तो एनसीडब्ल्यू ने मणिपुर में जो हुआ उसके लिए 4 दिन के अंदर जवाब मांगा है। तो अब आगे बढ़ते हुए सीमा हैदर की अपडेट आपको दे देते हैं। सीमा हैदर वो नाम और वो महिला जिसने पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मचाकर रख दी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को बीते 48 घंटे से किसी ने न देखा न सुना था, क्योंकि एटीएस उससे पूछताछ कर रही थी सुरागों और सबूतों के तलाश में। और उससे पूछताछ के बाद आज पहली बार सीमा हैदर सामने आई, एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपनी जुबानी अपना सच बताया। सीमा हैदर ने कहा कि अगर मैं यहां से पाकिस्तान गई तो मुझे मार दिया जाएगा, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकती, मुझे कहीं भी रखे, सचिन और बच्चों के साथ रखे, हिंदुस्तान में मेरा जीवन है। तो सीमा हैदर ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी कहा कि पाकिस्तान में मौत है, अगर मैं दोषी पाई जाती हूं तो मुझे सजा मंजूर है। इसके साथ ही साथ सीमा ने यह भी कहा कि मेरी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में ही हुई थी, जबकि पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंधन ये कह रहा है कि यहां पर शादी नहीं होती। लेकिन सीमा हैदर अपने बयान पर कायम है। सीमा हैदर हमारे साथ बात करने के लिए है। सीमा जी, एटीएस आपसे पूछताछ कर रही थी, किस तरह की पूछताछ हुई? लगातार जो सवाल जवाब हुए वो किस तरह से हुए? सर मेरे मतलब ज़िंदगी में जो मैंने किया, बचपन से लेकर पढ़ाई से लेकर जो आज तक का हुआ, उन्होंने सब मुझसे एक एक चीज़, छोटी चीज़ पूछी और जहाँ तक मुझे याद था, जहाँ तक सच था, मैंने सब बताया। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जो शादी वाली बात आप कर रही थी, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई, वहाँ के जो पुजारी हैं उनका सबका कहना है कि इस मंदिर में शादी नहीं होती, आप लोगों ने होटल में शादी की, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, हमने वहाँ इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग भरी, ऐसा वहाँ पे कोई हमें रोका ही नहीं करी। हम दोनों साथ में थे। पूरी मंदिर की वीडियो है, पर वो वीडियो नहीं जब मुझे पहना रहे, वो वीडियो नहीं हम पे। तब हमें किसी ने रोक टोक नहीं करी थी। शायद हम अकेले खड़े थे या कोई नए थे या किसी हम पे नजर नहीं थी, इसलिए हाँ इन्होंने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया। कहाँ हुई? मंदिर में, होटल में? इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहनाए मंदिर। बिल्कुल, वहाँ इतनी रश नहीं थी, रश तो थी आगे की तरफ, हमने पीछे की तरफ करी थी। वो पूरा मंदिर में मुझे याद है, बहुत अच्छा, बहुत शांति वाला था। हम ऊपर तक गए, एक टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पे था, उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें यहाँ होती है। आपको पाकिस्तान डिपोर्ट करने वाली बात हो रही है, तो उस पर लेकर आपका क्या कहना है? नहीं सर, मैं वापस नहीं जा सकती, ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ, वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ, तो यहाँ जीने के लिए आई हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं होगी, मुझे यकीन है योगी जी और मोदी जी पे वैसा नहीं कर सकते। मैं बेटियों के साथ हूँ, मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आप कई तरह के झूठ बोला। आपने कहा सोनौली नहीं, जो जहाँ से आपने एंट्री की थी, आपने सिद्धार्थनगर बॉर्डर से एंट्री की थी, सोनौली बॉर्डर से नहीं की थी, लेकिन आपने कह रही थी आप सोनौली बॉर्डर से आपने। मैंने कभी नहीं कहा मैंने सोनौली बॉर्डर से एंट्री करी। पहली बार ये मुझसे मिलने आए थे, इन्होंने करी थी। मैंने कभी भी नहीं कहा, गौर में जाके देखे, कोई भी वीडियो में जाके देखे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सोनौली बॉर्डर से हूँ। और मुझे इतना हिंदी पढ़ना आता ही नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं कौन से बॉर्डर से आई हूँ। मैंने ये बताया कि हाँ, बॉर्डर के बाद में पेट्रोल पंप मिला था, भारत में आते ही जैसे बॉर्डर क्रॉस करा, साइड में पेट्रोल पंप था। इतना मैंने कहा, क्योंकि मुझे नाम अब भी नहीं पता। आपके परिवार के सदस्य कई सारे लोग पाकिस्तानी आर्मी में हैं, इसके चलते आपको कहा जा रहा है आप आईएसआई के एजेंट हैं। पहली बात, जब मेरी सचिन की बात होती थी, तब मेरे भाई मजदूर थे। 2022 में मेरे पापा की डेथ से 2 से ढाई महीने पहले वो लगे हैं ड्यूटी में। तो जो मेरे चाचू हैं, वो मेरे पैदा होने से पहले थे, और मैं एक गाँव की रहने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, यही हकीकत है, और एक दिन सब मानेंगे। आपको भरोसा है कि आपको यहीं पर रुकने दिया जाएगा? क्योंकि आसपास के लोग कह रहे हैं कि आप यहीं पे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, जबकि जांच चल रही है, जांच में जो सारी चीजें साफ निकल कर आएगी, अगर आप पाक साफ होंगी जांच में, तो आप यहीं रहिए। अगर जांच में आप गलत पाई जाती हैं, दोषी पाई जाती है, तो आपको सजा भी मिले।
मुझे सज़ा कबूल है। अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ, मैं सज़ा से मुकरती नहीं, कबूल है। अगर मैं निर्दोष होती हूँ, सिर्फ मेरा एक ही क्राइम होता है कि मैं बगैर वीज़ा के आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। वापसी मेरे लिए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आप लोग देखते हो किस तरह गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर। क्या मुझे रहने देंगे? मुझे डिटेंशन सेंटर आपको मंजूर रहेगा? मतलब डिटेंशन सेंटर मतलब जहाँ पे जो अवैध लोग अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं उन्हें वहाँ रखा जाता है, वो मंजूर रहेगा? कहीं भी रखें, मुझे सचिन और बच्चों के साथ रखें। मैं हर कानून को, जो सा कानून रखेंगे मैं वैसा करूँ। तो सुना आपने, सीमा हैदर कह रही हैं कि मुझे मोदी जी और योगी जी पर यकीन है, वो मुझे पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। सीमा हैदर कह रही है कि पाकिस्तान जाने का मतलब मौत है, भारत जिंदगी है। वो ये कह रही है कि मैं मोहब्बत में आई हूं, डिटेंशन सेंटर में भी अगर रखा जाता है तो मुझे सचिन और बच्चों के साथ रखा जाए। उधर सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ के बाद क्या क्या बताया, क्या आपने जाना? लेकिन सीमा के दावों की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम नोएडा से नेपाल तक सबूत तलाशने में जुटी हुई है। और इस दौरान जो सबूत, जो गवाही काठमांडू में एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई है, वो बेहद चौंकाने वाली है। सीमा और सचिन ने अब तक जो जो झूठ बोला, वो सब हमारी इन्वेस्टिगेशन में बेपर्दा होता जा रहा है। नेपाल में सीमा हैदर का कौन सा झूठ पकड़ा गया? क्या सीमा और सचिन ने मंदिर में शादी नहीं की थी? अगर मंदिर में शादी नहीं की तो फिर उनकी शादी हुई कैसे? आखिर काठमांडू के होटल में सीमा के साथ फर्जी नाम से क्यों रहा सचिन? ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर एबीपी न्यूज ने किया सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो भी ग्राउंड जीरो से। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2 दिन से तमाम वो सबूत, गवाह, जगह खंगाल रहे हैं जो कि सीमा हैदर से जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने काठमांडू में सीमा हैदर के एक एक दावे की सच्चाई खंगाली। सीमा के उसी लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। नेपाल की सरजमी पर पहुंचकर हमारी पड़ताल का एक प्रमुख बिंदु ये था कि क्या वाकई सीमा हैदर और सचिन ने प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की? क्या उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को साक्षी मान करके अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने का इरादा किया? तफ्तीश के इसी सिरे को पकड़ते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पहुंचे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर। दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र, भगवान शिव का दर, पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर में एबीपी न्यूज की टीम को क्या महत्वपूर्ण सुराग मिला, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पशुपतिनाथ मंदिर में इस तहकीकात की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तारी के बाद सीमा हैदर और सचिन के वकील ने दोनों की जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। जेवर सिविल कोर्ट में दोनों के वकील ने बताया कि दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली है और इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ऐसे में नेपाल पहुंचकर एबीपी न्यूज की टीम ये पता लगाने के मिशन में जुट गई, सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कब की और क्या वाकई काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियों की इजाजत है। हम इस समय नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंचे हुए हैं और यही वो जगह है जहां पर दावा किया था सीमा हैदर ने कि सचिन के साथ यहीं पर शादी की है। ये देखिए लिखा हुआ आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर, माँ हार्दिक स्वागत गर्छो। यहाँ शादी होता है क्या मंदिर के अंदर? नहीं होता है। यहाँ शादी नहीं होता है? किसी का शादी इधर नहीं होता है? इधर नहीं होता है। नहीं होता। शादी कहाँ होता है? ओ पार्वती गुजेश्वरी माता का। क्या नाम बताया आपने मंदिर का जहाँ शादी होता है? गुजेश्वरी माता। अच्छा, यहाँ पर शादी नहीं होता है? वो था प्रसादिता होगा, शादी नहीं होगा। यहाँ शादी नहीं होगा? नहीं होगा। सुना आपने,
काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियों की इजाजत नहीं दी जाती। वहां के लोगों से बातचीत में भी इसकी तस्दीक होती है, लेकिन इसी सवाल पर हमारी तफ्तीश जारी रही। आखिर कोर्ट में यही दावा करके सीमा और सचिन ने जमानत हासिल की थी। उन दोनों दावों पर एबीपी न्यूज की टीम ने पशुपतिनाथ मंदिर समिति का आधिकारिक पक्ष जानना चाहा। हमारी टीम पहुंची मंदिर की देखरेख करने वाली पशुपति क्षेत्र विकास कोष के दफ्तर। हमारे साथ में पशुपति क्षेत्र विकास बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं रेवती रमण जी मौजूद हैं। रेवती जी, आप प्रवक्ता हैं पशुपति क्षेत्र विकास बोर्ड, ठीक है, और यही पशुपति मंदिर की पूरी देखरेख यही बोर्ड करता है? का पूरा क्षेत्र विकास कोष को प्रशासन को प्रमुख रूप में कार्यरत छु। थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोल दीजिएगा, बस मुझे ये समझा दीजिए, आपके पशुपति मंदिर के भीतर शादियां होती हैं नहीं होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो शादी के लिए जो है माता पार्वती का जो गुहेश्वरी मंदिर कहते हैं वहाँ है। अब आप चूंकि हिंदी बोल रहे तो हिंदी में बता दीजिए कि यहाँ शादी नहीं होती मंदिर के अंदर। नहीं, शादी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। तो यह है पशुपतिनाथ मंदिर कमेटी का आधिकारिक बयान, जिसमें हमारी टीम को यह बड़ी बात पता चली। नंबर 1, काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां नहीं होती हैं। नंबर 2, पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में भी शादियों की इजाजत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में अपनी शादी का जो दावा किया था वो दावा झूठ था। यानी इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में सीमा हैदर फेल हो गई। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होने का दावा केवल कोर्ट से जमानत पाने के लिए किया गया था। अब सवाल यहीं से पैदा होता है, अगर सीमा हैदर और सचिन मीणा ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं की तो फिर उनकी शादी हुई कहां? क्या नेपाल में उन्होंने शादी की या शादी की बात ही झूठ है? इसकी पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची काठमांडू के न्यू विनायक होटल, जहां सचिन और सीमा 10 मार्च से 17 मार्च तक साथ रहे। उनकी शादी को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय को क्या पता चला, आप खुद देख लीजिए। पहले सचिन आया, उन्होंने रूम बुक किया, तो उसके बाद सीमा आई। हमको भी लगा शायद कि क्या पता हो पति पत्नी, पर शादी तो बाद में किया उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में। नहीं, वो लोग पशुपति में नहीं किया था, वो जो सिंदूर डाले है वो लोग ने रूम में ही शादी किया है। ये इनके रूम की है, रूम नंबर 204 में सिंदूर लगा रही है। हाँ, सिंदूर लगाते हुए सीमा हैदर रूम नंबर 204 में। ये आपको कैसे मिला, उसने दिया था क्या? नहीं, वो लोग ने ये मैंने आपको टिकटॉक से निकाला था। सुना आपने, ग्राउंड जीरो पर सीमा हैदर के लाई डिटेक्टर टेस्ट से उसका सारा झूठ बेपर्दा हो चुका है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में 2 बातें पता चली। पहली, सीमा और सचिन की शादी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुई। दूसरी, सीमा और सचिन की शादी काठमांडू के न्यू होटल के कमरे में हुई। यानी सीमा हैदर और सचिन ने जेवर के कोर्ट से झूठ बोलकर जमानत ली। तो अब सवाल ये, पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का आगे क्या होगा? सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस की जांच अब पूरी हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एटीएस अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेगी। सूत्रों से पता चला है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने में अभी वक्त है, क्योंकि सीमा हैदर पर फॉरेन एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज है उसके निस्तारण के बाद ही उसके डिपोर्टेशन का समय तय किया जाएगा। बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास के बाहर एक युवक गिरफ्तार किया गया है। बंदूक और चाकू से लैस था ये युवक, जिसकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम नूर आलम बताया जा रहा है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, यही वो शख्स है जो ममता बनर्जी के आवास के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और इसके पास बंदूक और चाकू बरामद हुई है। तो ये तस्वीर हम आपको नूर आलम की दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। मनोज्ञा लोहिवाल जुड़ेंगे हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। मनोज्ञा, पूरा मामला क्या है? ये युवक वहां क्या कर रहा था, कब और किसने इसको पकड़ा? देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सालाना रैली और शहीद दिवस को संबोधित करती हैं, जहां पर लाखों समर्थक इकट्ठा होते हैं। उसी के निकलने के पहले आज सुबह जब वहां पर पूरी चेकिंग होती है, हर रोज जो होती है नॉर्मल चेकिंग होती है, उस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसका नाम नूर आलम था और उसके पास से पहले चाकू और कुछ और भी सामान मिला है, जिसकी लगातार जाँच हो रही है। कई मल्टीपल ID कार्ड्स मिले हैं, उसका कारण जानने की कोशिश की जा रही है। जिस गाड़ी में वो बैठा था उस
स्थानीय नंबर की गाड़ी है, लेकिन उस पर पुलिस लिखा हुआ था। तो क्या वो किसी मंशा से आया था? उसके पास जो सामान है, जैसे उसमें पहले चाकू मिला है और बाकी सामान मिला है, तो क्या उसके पीछे कोई साजिश रखने की मंशा है? इसकी जांच हो रही है। फिलहाल इस जांच के साथ ये भी साफ हो गया कि आज क्योंकि एक बड़ा दिन है बंगाल में राजनीति के तौर पर और विरोध प्रदर्शन के तौर पर और शंखनाद के तौर पर 2024 के लिए, ऐसे में इस घटना को काफी महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि कालीघाट मुख्यमंत्री के आवास के पास इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अभी जांच जारी है। अब मामले की जांच चल रही है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।